नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल कहानी गुरु में। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं उसका नाम है चोरी। ये श्री मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है चोरी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वह कच्चा टूटा घर, वह पुआल का बिछौना, वह नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही है। चमरौधे के जूते पहनकर उस वक्त कितनी खुशी होती थी, अब फ्लैक्स के बूट से भी नहीं होती। गरम पनुए रस में जो मज़ा आता, अब वह गुलाब के शरबतों में नहीं। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था, अब वह अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैंने अपने चचेरे भाई हल्दर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हल्दर, अब वह स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, मुझसे 2 साल जेठ थे। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियां खाकर दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं, और ना ही गैर हाजिरी का जुर्माना देना पड़ता था। फिर डर किस बात का। कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बाहर देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी ना था। रास्ते में शहर में एक महाजन एक बाग लगवाना शुरू किया। वहाँ एक कुआं खुद रहा था। वह भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें झोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठाता था। हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते, कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं तो कहीं खुरपी से क्यारियां गाड़ रहे हैं, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियां छाट रहे हैं। उन कामों में कितना आनंद था। माली बाल प्रकृति का पंडित था, हमसे काम लेता, पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा हो। जितना वह काम दिन भर में ना करता, हम घंटे भर में निपटा देते। अब वह माली नहीं है, लेकिन बाग हरा भरा है। उसके पास से होकर गुजरता हूँ तो जी चाहता है उन पेड़ों को गले मिलकर रोऊं और कहूँ, प्यारे, तुम मुझे भूल गए लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मेरे हृदय की याद अभी तक हरी है, उतनी ही हरी जितने तुम्हारे पत्तों में निस्वार्थ प्रेम के तुम जीते जागते स्वरूप हो। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी बढ़ी हुई तुरियां उतर जाती। उनकी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित हो जाते। अब तो यह हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद भी कोई कहानी सूझती है। खैर, हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुम्हारों से उनकी खूब बड़ाई करते थे। यूँ कहिए कि हम मौलवी साहब के सफारी एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता तो हम में फूले ना समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना ना सूझता, मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सौगात ले जाते। कभी सेर आधा सेर फलियां तोड़ ली, तो कभी 10-5 ऊख, कभी जौ या गेहूं की हरी भरी बौलें ले ली। उन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। अब इन चीज़ों की फसल ना होती तो हम सजा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्याम, बुलबुल, दहियल और चंडूलों के पिंजड़े लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ वो भी पढ़ा करती। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हमें खूब उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब लड़कों को पतिंगे पकड़ लाने की ताकीद करते रहते थे। इन चिड़ियों को पतिंगों से विशेष रुचि थी। कभी कभी हमारी बला पतिंगों के ही सिर चली जाती। उनका बलिदान करके हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को पसंद कर लिया करते। एक दिन सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुंह धोने गए। हल्दर ने कोई सफ़ेद सी चीज़ मुट्ठी में लेकर दिखाई। मैंने लपक कर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 रुपया था। विस्मित होकर पूछा, यह रुपया तुम्हें कहाँ से मिला? हल्दर, अम्मा ने ताक पर रखा था, चारपाई खड़ी करके निकाल लाया। घर में कोई संदूक या अलमारी तो थी नहीं। रुपए पैसे एक ऊंचे ताक पर रख दिए जाते थे। एक दिन पहले चाचा जी ने सन बेचा था, उसी के रुपए जमींदार को देने के लिए रखे हुए थे। हल्दर को न जाने क्यों पता लग गया। जब घर के सब लोग काम धंधों में लग गए तो अपनी चारपाई खड़ी की और उस पर चढ़कर 1 रुपया निकाल लाया। उस वक्त तक हमने कभी रुपया छुआ तक नहीं था।
वह रुपया देखकर आनंद और भय को जो तरंगे दिल में उठी थी वो अभी तक याद है। हमारे लिए रुपया एक दुर्लभ वस्तु थी। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ 12 आने मिला करते। महीने के अंत में चाचा जी खुद जाकर पैसे दे आते। भला कौन हमारे गर्व का अनुमान कर सकता था, लेकिन मार का भय आनंद में विघ्न डाल रहा था। रुपए अनगिनत तो थे नहीं, चोरी खुल जानी मानी बात थी। चाचा जी के क्रोध का भी मुझे तो नहीं, हल्दर को प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। यूं उनसे ज्यादा सीधा साधा आदमी दुनिया में न था। चाचा ने उनकी रक्षा का भार सिर पर न रख लिया होता तो कोई बनिया उन्हें बाजार में बेच सकता था, पर जब क्रोध आ जाता तो फिर उन्हें कुछ न सूझता। और तो और चाची को भी उनके क्रोध का सामना करना पड़ता था। हम दोनों ने कई मिनट तक इन्हीं बातों पर विचार किया और आखिर यही निश्चय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को न जाने देना चाहिए। एक तो हमारे ऊपर संदेह होगा नहीं, अगर हुआ भी तो साफ इनकार कर जाएंगे, कहेंगे हम रुपया लेकर क्या करते, थोड़ा सोच विचार करते तो यह निश्चित पलट जाता और वह भी विभत्स लीला न होती। यूं आगे चलकर हुई, पर उस समय हमें शांति से विचार करने की क्षमता ही न थी। मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है, लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। कोई हमसे ना बोला। हमने नाश्ता भी ना किया, चबेना भी ना लिया, किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे, आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश होकर मकतब की ओर चले जा रहे थे। आज काउंसिल की मिनिस्ट्री पाकर भी शायद उतना आनंद ना होता। हजारों मंसूबे बनते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। वह अक्सर बड़े भाग्य से मिला था। जीवन में किसी शायद ही वह अवसर मिले, इसलिए रुपयों को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चल सके। यद्यपि उन दिनों 5 आने सेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी और शायद आधा सेर मिठाई हम दोनों को ऑफर जाते, लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज़ खानी चाहिए जिससे मज़ा भी आए, पेट भी भरे और पैसे का भी कम खर्च हो। आखिर अमरूदों पर हमारी नज़र गई। हम दोनों राजा हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए। सस्ता समय था, बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्ते के दामन बढ़ गए। अब हल्दर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसे संदेह से देखकर पूछा, रुपया कहाँ से पाया लाला, चुरा तो नहीं लाए? जवाब में हमारे पास तैयार थे। ज़्यादा ही नहीं, 2-3 किताबें ही पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर हो चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है। घर में पैसे न थे तो चाची जी ने रुपया दे दिया। इस जवाब में खटकिन का संदेह दूर कर दिया। हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए, मगर अब 15.5 आने पैसे कहाँ ले जाएं? 1 रुपया छिपा लेना तो इतना मुश्किल काम न था। पैसों का ढेर कहाँ छिपता, न कमर में इतनी जगह थी और न ही जेब में इतनी गुंजाइश। उन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंढोरा पीटना था। बहुत समय सोचने के बाद यह निश्चय किया कि 12 आने में तो मौलवी साहब को दे दिए जाएं, 3.5 आने की मिठाई उड़े। यह फैसला करके हम लोग मकतब पहुंचे। आज कई दिन के बाद गए थे। मौलवी साहब ने बिगड़ कर पूछा, इतने दिन कहाँ रहे? मैंने कहा, मौलवी साहब घर में गमी हो गई। यह कहते कहते 12 आने उनके सामने रख दिए। फिर क्या पूछना था? पैसे देखते ही मौलवी साहब की बाँछें खिल गई। महीना खत्म होने में अभी कई दिन बाकी थे। साधारणतः महीना चढ़ जाने और बार बार तकाजे करने पर भी पैसे मिलते कहाँ थे। अब की इतनी जल्दी पैसे पाकर उनका खुश होना कोई अस्वाभाविक बात न थी। हमने अन्य लड़के की ओर स्वर्ग नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो तुम एक हो कि मांगने पर भी पैसा नहीं देते, एक हम है कि पेशगी दे देते हैं। हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर में छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल उड़ाने जाएंगे। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने का बात ठहरी। खूब बाहर रहेगी, मज़े से रेवड़ियाँ खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुंचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त यह लगा दी कि सब लड़के छुट्टी से पहले अपना अपना सबक सुना दे। जो सबक ना सुना सकेगा उसे छुट्टी ना मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हल्दर कैद कर लिए गए और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे। वे सभी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ ही हो लिया।
पैसे मेरे पास ही थे, इसलिए मैंने हलदर को साथ लेने का इंतज़ार ना किया। तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाएंगे और दोनों साथ साथ मेला देखेंगे। मैंने वचन दिया था कि जब तक वह न आएंगे एक भी पैसा खर्च ना करूंगा, लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रही है। मुझे मेला पहुंचे 1 घंटे से ज़्यादा गुजर गया, पर हलदर का पता ही नहीं चला। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ के सड़कों की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में जी भी ना लगता। यह संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चाचा जी ने हलदर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर शाम हो ही गई। मैंने तो कुछ रेवड़ियां खाई और हलदर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया, मकतब होता चलूं, शायद हलदर अभी वहीं हो। मगर वहाँ सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुझे देखते ही जोर से कहा मारा और बोला, बच्चा जरा घर तो जाओ। तो कैसी मार पड़ती है, तुम्हारे चचा आए थे, हलदर को मारते मारते ले गए। अजी ऐसा तान कर घुसा मारा कि मियाँ हलदर मुंह के बल गिर पड़े। यहाँ से घसीटते ले गए। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी, वह भी ले ली। अभी कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव की पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, बदन का सारा लहू सूख गया। वही हुआ जिसके मुझे शक हो रहा था। पैर मन मार कर भर हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मान्यता मानी। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बतासे। गांव के पास पहुंचा तो गांव के डीह का सुमिरन किया, क्योंकि अपने हलके में डीह की इच्छा सर्वप्रधान होती है। यह सब कुछ किया, लेकिन ज्यों ज्यों घर निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती, घटाएं उमड़ आती थीं। मालूम होता था आसमान फटकर गिरना ही चाहता है। देखता था लोग अपने अपने काम छोड़ छोड़ कर भागे जा रहे हैं। गुरु भी पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते जा रहे थे। चिड़िया अपनी घोंसले की ओर उड़ चली आती थी, लेकिन मैं उसी मंद गति से चला जाता मानो पैरों में शक्ति ही नहीं। जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ाए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन कहने से धोबी गड्ढे पर नहीं चढ़ता, बुलाने से मौत नहीं आती, बीमारी का तो कहना ही क्या। कुछ न हुआ और धीरे धीरे चलने पर घर भी सामने आ गया। अब क्या हो, हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी के आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घर में घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा कह सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती, जरा उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो वह और पिघल जाएंगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है। सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं था कि मैं बेदाग बच जाता, लेकिन वहां तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधे मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई आशा न रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आते हुए देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरोठे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया, छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। यह नहीं कह सकता कि उन्हें क्या शिकायत थी, पर वह मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय शीशे के गिलास में एक बोतल से कुछ उड़ेल उड़ेल कर पीते थे। शायद यह किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं सब बसाने वाली होती हैं और कड़वी होती हैं। यह दवा भी बुरी थी, पर पिताजी न जाने क्यों इस दवा को खूब मजे ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो आंखें बंद करके एक घुट में ही गटक जाते हैं, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में ही होता है। पिताजी के पास गांव के 2-3 और कभी कभी 4-5 रोगी और भी जमा हो जाते और घंटों दवा पीते थे। मुश्किल से खाना खाने उठते थे। इस समय भी वह दवा पी रहे थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखने से ही पिताजी ने लाल आंखें करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है? बोल, तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकलते हुए डरता था। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेल कर कहा, मैंने कहा। मुंह से अभी पूरी बात ही न निकलने पाई थी कि पिताजी का विकराल रूप धारण किए, दांत पीसते हुए झपट कर मेरी ओर उठे और हाथ उठाए और मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा का उठा ही रह गया। शायद समझ गए कि अब भी इसका ये हाल है तो तमाचा
जड़ जाने पर पता नहीं इसका क्या हाल हो जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिकमत काम कर गई तो मैं भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, भाग जा यहाँ से, जा। बच्चे ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खा जाने से बच जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हल्दर के दोनों हाथ एक खंबे से बंधे थे, सारी देह धूल धूसरित हो रही थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आंगन भर में लौटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भर गया है। चाची हल्दर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चाची की निगाह पड़ी। बोली, लो वह भी आ गया। क्या रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने? मैंने निशंस होकर कहा, हल्दर ने। अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि आदमी को जान का खतरा हो तो वह झूठ बोलना क्षम्य होता है। हल्दर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूंसे और पड़ने से उनका कुछ न बिगड़ सकता था। मैंने मार कभी न खाई थी। मेरे तो 2 ही 4 घूंसों में काम तमाम हो जाता। फिर हल्दर ने भी तो अपने आप को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी। नहीं तो चाची मुझसे यह क्यों पूछती, रुपया तूने चुराया हल्दर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय पर स्तुत्य नहीं तो क्षम्य जरूर था। मैंने छूटते ही कहा, हल्दर कहते थे किसी से न बताना, नहीं तो मार ही डालूंगा। अम्मा, देखा वही बात निकली ना। मैं तो कहती थी ना कि बच्चे की ऐसी आदत नहीं। पैसा तो वह हाथ से छूता नहीं, लेकिन सब लोग मुझी को उल्लू बनाने में लगे। हल्दर, मैंने तुमसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? मैं वही तालाब के किनारे तो। हल्दर, अम्मा बिल्कुल झूठ बोल रही है। चाची, झूठ नहीं सच है। झूठा तो तू है और तेरा सारा संसार सच्चा है। तेरा नाम निकल गया है ना। तेरा बाप नौकरी करता है, बाहर से रुपए कमा कर लाता है, 4 जने उसे भला आदमी कहते हैं। तो तू भी सच्चा होता। अब तो तू ही झूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खाई, तेरे भाग में तो लात खाना ही लिखा था। यह कहते हुए चाची ने हल्दर को खोल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गई। मेरे विषय में स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पासा पलट दिया था, नहीं तो अभी बेचारे पर न जाने कितनी मार पड़ती। मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी निर्दोषिता का राग खूब लापा। मेरी सरल हृदयता माता मुझे सत्य का अवतार समझती थी। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि सारा अपराध हल्दर का है। एक क्षण के बाद मैं गुड़ चबेना लिए कोठरी से बाहर निकला। हल्दर भी उसी वक्त चिवड़ा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी अपनी आप बीती सुनाने लगे। मेरी कथा सुखमय थी, हल्दर की कथा दुखमय, पर अंत दोनों का एक ही था, गुड़ और चबेना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो इसे कृपया लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अब मिलते हैं अगले एपिसोड अगली कहानी लेकर। धन्यवाद।